हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दृष्टि IQ। आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग कवर करेंगे सितंबर महीने के सेकेंड वीक की मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स। सितंबर महीने के दूसरे सप्ताह में यानी कि 8 से लेकर के 14 सितंबर के बीच में करंट अफेयर्स के काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चंस बने हैं। तो इस वीडियो को आपको बिल्कुल ध्यान से देखना है, क्योंकि यहाँ पर मैं आप जो क्वेश्चंस कराऊंगा ये आपके एग्जाम्स के अंदर डेफिनेटली पूछे जाएंगे। तो वीडियो काफ़ी महत्वपूर्ण रहने वाला है। चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ पर आपके सामने आज का सबसे पहला क्वेश्चन है, ICC T20 विश्व कप 2022 के लिए टीम इंडिया का नया कप्तान किसको चुना गया है। तो देखिए, जैसा कि आप सभी जानते हैं, अगले महीने ICC का T20 विश्व कप होने वाला है। ये पुरुषों का T20 वर्ल्ड कप होगा, जिसका आयोजन किया जाना है ऑस्ट्रेलिया के अंदर। यानी कि अगर आपसे पूछा जाता है कि T20 वर्ल्ड कप 2022 का मेजबान कौन सा देश है, तो आपको बताना है ऑस्ट्रेलिया। अब इसमें जो भारत की टीम जाएगी उसकी अनाउंसमेंट हाल ही में BCCI ने कर दी है। इसमें जो भारत की 15 सदस्यीय टीम जाएगी उसके कप्तान होंगे रोहित शर्मा। रोहित शर्मा इसके कप्तान होंगे और उप कप्तान के रूप में चुना गया है KL राहुल को। तो ये दोनों याद रखिएगा, वाइस कैप्टन है KL राहुल और मेन कैप्टन है रोहित शर्मा। यहाँ पर अगर हम ICC की बात करें तो ये वो संस्था है जो कि वैश्विक स्तर पर क्रिकेट को रेगुलेट करती है। इसका मतलब होता है इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल, और ये बेस्ड है दुबई के अंदर। यानी कि ICC का हेडक्वार्टर अगर आपसे पूछा जाता है तो आपको बताना है दुबई। साथ ही ICC के जो वर्तमान अध्यक्ष हैं उनका नाम है ग्रेग बार्कले, और ये कौन से देश से हैं? ये है न्यूजीलैंड से। 12 सितंबर को PM नरेंद्र मोदी ने किस स्थान पर विश्व डेयरी सम्मेलन का उद्घाटन किया है? तो विश्व स्तर पर डेयरी सम्मेलन का हाल ही में आयोजन हुआ, और इंटरेस्टिंग बात यह है कि 48 सालों के बाद ये भारत के अंदर हुई है। आखिरी बार जब ये हुई थी भारत में तो वो साल था 1974। तो 48 साल पहले हुई थी, और अभी 2022 में हुई है भारत के अंदर वर्ल्ड डेयरी समिट। तो ये कहाँ पर हुई? इसका आयोजन किया गया है ग्रेटर नोएडा में। अब क्योंकि जैसा कि आप जानते हैं ग्रेटर नोएडा जो है ये दिल्ली NCR रीजन में आता है, तो यहाँ पर आपके एग्जाम में नई दिल्ली भी आ सकता है। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है कि वहां पर ग्रेटर नोएडा नहीं है तो क्या आंसर करें। इसका आंसर नई दिल्ली भी हो सकता है। तो इस बार की जो वर्ल्ड डेयरी समिट हुई है इसका आयोजन अभी सितंबर महीने में हुआ है भारत की राजधानी नई दिल्ली में। एग्जैक्टली जो जगह है वो है ग्रेटर नोएडा। तो इसका उद्घाटन किया PM नरेंद्र मोदी ने, और यहाँ पर आप इसकी थीम भी देख सकते हैं। इस बार की थीम है डेयरी फॉर न्यूट्रिशन एंड लिवलीहुड। सो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ पर एक चीज और लिखा हुआ है IDF। ये बेसिकली उस संस्था का नाम है जो कि ये वर्ल्ड डेयरी सम्मेलन का आयोजन करती है। इसका मतलब है इंटरनेशनल डेयरी फेडरेशन, और इसका मुख्यालय है बेल्जियम की राजधानी ब्रुसेल्स में, जहां पर नेटो का भी हेडक्वार्टर है, यूरोपियन यूनियन का भी हेडक्वार्टर है। तो यहीं पर बेस्ड है इंटरनेशनल डेयरी फेडरेशन। यहाँ पर आप थीम देख सकते हैं, यहाँ पर मैंने लिख भी दिया है डेयरी फॉर न्यूट्रिशन एंड लिवलीहुड। स्विट्जरलैंड में आयोजित ज्यूरिक डायमंड लीग का फाइनल जीतने वाले पहले भारतीय कौन बन गए हैं? यानी कि ज्यूरिक डायमंड लीग जो होती है स्विट्जरलैंड के अंदर, आज तक इसमें कभी भी भारतीयों ने नहीं जीता था। तो पहली बार है जब ज्यूरिक डायमंड लीग का फाइनल किसी ने जीता है, किसी भारतीय व्यक्ति ने, और इनका नाम है नीरज चोपड़ा। नीरज चोपड़ा भारत के मशहूर भाला फेंक खिलाड़ी हैं। 2021 के अंदर जो टोक्यो ओलंपिक गेम्स हुए थे उसमें इन्होंने गोल्ड मेडल भारत को दिलाया था, और यहाँ पर अभी ज्यूरिक डायमंड लीग के अंदर इन्होंने फाइनल जीत लिया है। यहाँ पर इन्होंने फाइनल में जो अपना भाला फेंका वो 88.44 मीटर दूरी पर भाला फेंका, और इस तरीके से स्वर्ण पदक अपने नाम किया। आयुर्वेद दिवस 2022 किस दिन मनाया जाएगा? यह क्वेश्चन काफी महत्वपूर्ण है, क्योंकि जो आयुर्वेद दिवस होता है ये हर साल फिक्स नहीं होता है। जैसे हम लोग जानते हैं कि वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे हर साल मनाया जाता है 5 जून को, तो ये एक फिक्स डेट है। लेकिन जैसे आयुर्वेद दिवस है, इस तरीके से और भी कई सारे डेज हैं जो कि फिक्स नहीं होते हैं। आयुर्वेद दिवस जो है ये मनाया जाता है धनतेरस के दिन। तो अब जिस भी दिन धनतेरस पड़ेगी उसी दिन ये मनाया जाएगा। इस बार धनतेरस किस दिन होगी? 23 अक्टूबर को। तो इस तरीके से इस बार का आयुर्वेद दिवस भी 23 अक्टूबर को ही मनाया जाएगा। सो यहाँ पर आंसर है ऑप्शन नंबर C। यहाँ पर आपको ध्यान रखना है जो आयुर्वेद दिवस होता है इसको भारत का जो आयुष मंत्रालय है उसके द्वारा
आयोजित किया जाता है आयुष मंत्रालय, जिसके मंत्री हैं सर्बानंद सोनोवाल। और हर बार के आयुर्वेद दिवस की एक विशेष थीम भी रखी जाती है, जो कि इस बार रखी गई है हर दिन हर घर आयुर्वेद। इस बार के आयुर्वेद दिवस 2022 की थीम क्या है? हर दिन हर घर आयुर्वेद। 11 सितंबर को स्टेल्थ फ्रेगेट आईएनएस तारागिरी को किस स्थान पर लॉन्च किया गया है? तो आईएनएस तारागिरी जो है ये एक स्टेल्थ फ्रेगेट जहाज है, यानी कि जो रडार्स होती हैं उसकी पकड़ में भी ये जहाज नहीं आएगा। आईएनएस तारागिरी जो है इसको हाल ही में लॉन्च किया गया है मुंबई के अंदर, क्योंकि इसको जो मुंबई के अंदर मझगांव डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड है उसी ने इसको भारतीय नौसेना के लिए तैयार किया है। तो अभी तो इसको लॉन्च किया गया है, बाकी इसके अभी समुद्र में ट्रायल होंगे और उसके बाद कहीं जाकर 1.5 से 2 साल के बाद इसको भारतीय नौसेना में कमीशन किया जाएगा। तो इसको कौन से शिपयार्ड ने बनाया है ये आपसे पूछ सकते हैं, मझगांव डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड। और इसका नाम किस पर रखा गया है? उत्तराखंड के अंदर तारागिरी जो हिल्स हैं उसके नाम पर इसका नाम रखा गया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं इस तरीके से पूरा इसका प्रोजेक्ट शुरू किया गया था, जिसका नाम था प्रोजेक्ट 17A। और इसके अंतर्गत टोटल 7 स्टेल्थ फ्रेगेट गाइडेड मिसाइल जहाज बनाए जाने थे और इसको इंडियन नेवी को दिया जाएगा। तो ये जो 7 जहाज बनाए जाने हैं इसमें से 4 को बनाने का काम दिया गया है मुंबई बेस्ड मझगांव डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड को। बाकी जो 3 जहाजें हैं उनको बनाने का काम दिया गया है कोलकाता बेस्ड GRSE को। आप यहाँ पर देख सकते हैं सभी के नाम, हालांकि अभी जो 2 जहाज बनकर तैयार नहीं हुए हैं वो अननेम्ड हैं, उनका नाम अभी रिवील नहीं किया गया है। जब ये बनकर तैयार हो जाएंगे, जिस दिन इनको लॉन्च किया जाएगा तो उसी दिन इनका नाम भी पता चल जाएगा। इसमें से जो ऊपर के 4 जहाज हैं इनको बनाने का काम दिया गया है मझगांव डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड को, और जो नीचे के 3 हैं इनको काम दिया गया है GRSE को। ये बनाएगी GRSE। यहाँ पर आप देख सकते हैं जो आईएनएस तारागिरी है जो कि अभी अभी लेटेस्ट लॉन्च हुआ है 11 सितंबर 2022 को। अब ये क्वेश्चन बहुत ही आसान है, यहाँ पर आपको बताना है फॉर्च्यून इंडिया रिच लिस्ट 2022 के अनुसार भारत के सबसे अमीर व्यक्ति कौन बन गए हैं? तो फॉर्च्यून इंडिया के द्वारा हाल ही में भारत के सबसे अमीर व्यक्तियों की सूची जारी की गई है और इसमें नंबर 1 पर है गौतम अडानी, क्योंकि अब भारत के सबसे अमीर व्यक्ति बन चुके हैं गौतम अडानी, जो कि अडानी ग्रुप के चेयरमैन हैं। यहाँ पर आपको बता दूं ये न केवल आज के समय भारत के सबसे अमीर व्यक्ति बल्कि पूरी दुनिया के ये दूसरे सबसे अमीर व्यक्ति बन चुके हैं। इनसे ऊपर अब सिर्फ एक ही व्यक्ति हैं और उनका नाम आप जानते हैं एलोन मस्क, जो कि दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति हैं। तो अभी हाल ही में जो गौतम अडानी हैं इन्होंने जो जेफ बेजोस हैं उनको भी पीछे छोड़ दिया था और इस तरीके से दुनिया के दूसरे सबसे अमीर व्यक्ति भी बन गए थे। जापान भारत समुद्री द्विपक्षीय अभ्यास ZMAX 22 का 6ठा संस्करण कहां पर आयोजित किया गया है? तो देखिए भारत और जापान का जो नौसेना अभ्यास होता है उसी का नाम है जापान भारत समुद्री द्विपक्षीय अभ्यास, यानी कि शॉर्ट में GMAX कहा जाता है, जापान इंडिया मैरीटाइम एक्सरसाइज। तो ये जो अभ्यास होता है इस बार ये भारत की मेजबानी में हुआ है, यानी कि भारत ने इसकी मेजबानी की है। और क्योंकि ये जो नौसेना का अभ्यास है ये 2 चरण में हुआ है, तो इसका जो हार्बर फेज था यानी कि बंदरगाह चरण उसका आयोजन किया गया है विशाखापत्तनम पर। विशाखापत्तनम जो कि आप जानते हैं आंध्र प्रदेश में है, यहाँ पर इसका बंदरगाह चरण हुआ। जबकि समुद्री अभ्यास यानी कि समुद्र में जो अभ्यास किया गया वो कहाँ पर हुआ? बे ऑफ बंगाल में। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर A, बंगाल की खाड़ी में। यहाँ पर आपको एक बात और याद रखनी है कि इसमें भारत का कौन सा जहाज गया था। खासकर जो नेवी के एक्सरसाइज होते हैं उसमें यह भी पूछा जाता है आपसे कि कौन से भारतीय नौसैनिक जहाज ने पार्टिसिपेट किया। तो इसमें जो भारत के 3 जहाज गए थे, याद रखिएगा 3 जहाज गए थे। इनमें से एक का नाम है INS सह्याद्री, दूसरा था INS कदमत और तीसरे का नाम है INS कवरत्ती। तो इस क्वेश्चन के बारे में ये चीजें आपको याद रखनी है। 8 सितंबर को भारत और जापान के बीच 2+2 मंत्री स्तरीय वार्ता किस शहर में आयोजित की गई है? तो जो 2+2 डायलॉग होती है इसमें भारत और सामने वाली कंट्री के 2-2 प्रतिनिधि पार्टिसिपेट करते हैं और ये जो प्रतिनिधि होते हैं ये रक्षा मंत्रालय और विदेश मंत्रालय के होते हैं। यानी कि अभी जो मंत्री स्तरीय वार्ता हुई है इसमें भारत और जापान के रक्षा मंत्री और विदेश मंत्रियों ने पार्टिसिपेट किया। क्योंकि इस बार मेजबान कंट्री जापान था तो जापान की जो राजधानी है टोक्यो वहां पर ये 2+2 डायलॉग का आयोजन किया गया था और इसमें भारत के जो रक्षा मंत्री और विदेश मंत्री हैं उन्होंने भी पार्टिसिपेट किया।
यहाँ पर आप देख सकते हैं भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और भारत के विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने इस मीटिंग के अंदर हिस्सा लिया था और इसमें जापान के भी रक्षा मंत्री और विदेश मंत्री शामिल हुए थे। और आपको बता दूं कि यह इसका दूसरा संस्करण था, यानी कि इससे पहले भी भारत और जापान के बीच में एक बार 2+2 डायलॉग हो चुकी है, ये सेकंड टाइम हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन एंड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, यहाँ पर आपको बताना है कि 8 सितंबर को जारी मानव विकास सूचकांक 2021 में भारत किस स्थान पर है। तो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स जो होता है इसको जारी किया जाता है यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम के द्वारा, जो कि संयुक्त राष्ट्र की ही एक संस्था है। और इस संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम का मुख्यालय याद रखिएगा न्यूयॉर्क शहर में स्थित है। तो इसी के द्वारा ये ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स जारी किया जाता है। तो अभी ये जो जारी हुआ है इसमें भारत की रैंक है 132। इस इंडेक्स में टोटल 191 देशों को शामिल किया गया है और यहाँ पर हर एक देश को 3 पैरामीटर के ऊपर रैंक किया गया है। एक तो हेल्थ, दूसरा एजुकेशन और तीसरा स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, यानी कि शिक्षा, स्वास्थ्य और जीवन प्रत्याशा, इन 3 पिलर्स के ऊपर इसको रैंक किया जाता है और इसी के अनुसार रैंकिंग तैयार की जाती है। यहाँ पर भारत की रैंक है 132। आप यहाँ पर देख सकते हैं ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स 2021 के अंदर नंबर 1 कंट्री है स्विट्जरलैंड, दूसरे स्थान पर है नॉर्वे, तीसरे स्थान पर है आइसलैंड और इसी तरीके से जब आप देखेंगे तो 132वें स्थान पर है अपना भारत। यहाँ पर हर एक कंट्री को जो भी HDI स्कोर होता है तो 0 से लेकर के 1 के बीच में हर एक कंट्री को स्कोर दिया जाता है। जिसका ज्यादा स्कोर होता है उसको ऊपर रखा जाता है। आप यहाँ पर देख सकते हैं स्विट्जरलैंड का स्कोर 1 में से है 0.962 और इस तरीके से ये नंबर 1 पर है। तो इसी तरीके से भारत का स्कोर है 0.633 और सबसे आखिर में जो कंट्री है यानी कि 191वें स्थान पर यह है अफ्रीकी महाद्वीप का देश दक्षिणी सूडान। तो इस तरीके से बॉटम कंट्री है साउथ सूडान, भारत की रैंक है 132। यहाँ पर आप भारत का अलग से भी देख सकते हैं, भारत का स्कोर 0.633 है और रैंकिंग कितनी है टोटल 191 देशों में से 132। हालांकि आपको बता दूं कि 2020 के HDI इंडेक्स में भारत की रैंक है 130, जबकि इससे पहले वाले यानी कि 2019 में भारत की रैंक थी 131। तो लास्ट 3 ईयर का आपको याद रखना है, इस बार है 132, उससे पहले थी 130 और उससे पहले थी 131। US ओपन 2022 के पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है। तो अमेरिकी ओपन 2022 ये साल के जो 4 ग्रैंड स्लैम होते हैं यानी कि ऑस्ट्रेलियन ओपन, फ्रेंच ओपन, विंबलडन ओपन और US ओपन, उसमें से सबसे आखिरी टूर्नामेंट होता है। तो हाल ही में ये भी समाप्त हो चुका है और इसके अंतर्गत पुरुष एकल का खिताब जीता है कार्लोस अल्कराज ने। कार्लोस अल्कराज जिनको आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, ये एक स्पेन के मशहूर टेनिस खिलाड़ी हैं और ये आज के समय 19 वर्ष के हैं और नंबर 1 पर हैं। यानी कि दुनिया के नंबर 1 पुरुष टेनिस खिलाड़ी कौन है, उनका नाम है कार्लोस अल्कराज। तो इन्होंने इस साल का US ओपन जीत लिया है और इन्होंने फाइनल में हराया था कैस्पर रूड को, जो कि है नॉर्वे कंट्री के। इसी तरीके से यहाँ पर आपसे महिला सिंगल्स का पूछा गया है, यानी कि US ओपन 2022 के महिला सिंगल्स का खिताब किसने जीता है। तो महिला सिंगल्स का इवेंट इस बार जीता है ईगा स्वियातेक ने और ईगा स्वियातेक जो है ये भी आज के समय महिलाओं में दुनिया की नंबर 1 टेनिस प्लेयर हैं और ये किस देश से आती हैं, ये हैं पोलैंड देश से। इन्होंने इस बार के फाइनल में जिसको हराया है उनका नाम है ओंस जबेयोर और ओंस जबेयोर जो है ये है ट्यूनीशिया कंट्री की। तो इस तरीके से विजेता और उपविजेता दोनों का नाम आपको ध्यान रखना है। यहाँ पर आपको बता दूं क्योंकि इस साल के अब 4 ग्रैंड स्लैम समाप्त हो चुके हैं तो इस पर मैंने कंप्लीट वीडियो बना दिया है जिसमें मैंने एक ही वीडियो के अंदर 4 ग्रैंड स्लैम और उसके विजेताओं को कवर किया है। तो उस वीडियो को आपको जरूर देखना है क्योंकि इस टॉपिक से हर एक एग्जाम के अंदर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी स्पोर्ट्स के बारे में है। यहाँ पर आपको ये बताना है एशिया कप क्रिकेट टूर्नामेंट 2022 किस टीम ने जीत लिया है। तो सबसे पहली बात आपको याद रखनी है कि इस बार का एशिया कप जो क्रिकेट टूर्नामेंट है ये कहां पर हुआ था। तो पुरुषों का ये जो एशिया कप हुआ है इसका आयोजन किया गया था UAE देश के अंदर, यानी कि यूनाइटेड अरब अमीराट्स, जिसको शॉर्ट में बोलते हैं, हिंदी में बोलते हैं संयुक्त अरब अमीरात। तो इसके 2 शहरों को चुना गया था, एक तो शारजा और दूसरा दुबई। इन्हीं 2 शहरों में इस बार का एशिया कप हुआ था। फाइनल मैच खेला गया था दुबई में किन 2 कंट्रीज के बीच में, एक तो श्रीलंका और दूसरा पाकिस्तान। श्रीलंका और पाकिस्तान के बीच में फाइनल मुकाबला खेला गया था और इसको श्रीलंका ने जीत लिया था।
तो इस तरीके से जो श्रीलंका है ये 6वीं बार एशिया कप का विजेता बन चुका है। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। वैसे आपको बता दूं कि इस बार का जो एशिया कप होना था ये पहले श्रीलंका के अंदर होना था, लेकिन वहां की जो आर्थिक स्थिति है उसको देखते हुए इसको यूएई के अंदर शिफ्ट किया गया था। तो यूएई के अंदर आयोजन हुआ और जीता है श्रीलंका ने। श्रीलंका के ही एक क्रिकेटर हैं जिनका नाम है वनिंदु हसरंगा, और ये चर्चा में इसलिए रहे क्योंकि इनको इस टूर्नामेंट का प्लेयर ऑफ द सीरीज चुना गया। प्लेयर ऑफ द सीरीज कौन बने एशिया कप के? वनिंदु हसरंगा फ्रॉम श्रीलंका। किस देश के क्रिकेटर एरोन फिंच ने वनडे क्रिकेट से संन्यास ले लिया है? तो एरोन फिंच जिनको आप यहाँ पर देख पा रहे हैं ये ऑस्ट्रेलिया के एक मशहूर क्रिकेटर हैं। हाल ही में इन्होंने वनडे फॉर्मेट से संन्यास लिया है। तो अभी इन्होंने केवल ओडीआई फॉर्मेट से संन्यास लिया है, ये टी20 में अभी भी खेलते रहेंगे। तो यहाँ पर सही उत्तर है ऑप्शन सी यानी कि ऑस्ट्रेलिया। ये ऑस्ट्रेलिया में ओडीआई फॉर्मेट के कैप्टन थे, तो अभी इनकी जगह पर किसी और को कैप्टन बनाया जाएगा। आपको बता दूं कि ऑस्ट्रेलिया के लिए इन्होंने टोटल 146 वनडे मैचेस खेले हैं। तो इन्होंने जो सबसे आखिरी मैच खेला अपना वो न्यूजीलैंड के खिलाफ खेला 11 सितंबर को, और उसके बाद ये अब वनडे से रिटायरमेंट ले चुके हैं। 11 सितंबर को स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती का निधन हो गया। ये किस मठ के शंकराचार्य थे? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी यानी कि द्वारका शारदा पीठ। द्वारका शारदा पीठ जो है ये गुजरात के द्वारका में स्थित है, और इसको आदि शंकराचार्य ने 8वीं शताब्दी में स्थापित किया था। तो इस मठ के शंकराचार्य थे स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती। हाल ही में इनकी डेथ हो गई है। ये सन 1982 के अंदर द्वारका शारदा पीठ के शंकराचार्य चुने गए थे। ये क्वेश्चन रेलवेज के बारे में है। यहाँ पर आपको बताना है भारतीय रेलवे नई तेज रफ्तार वंदे भारत ट्रेन की शुरुआत करेगा, इसका नाम क्या होगा? तो इंडियन रेलवे के द्वारा जो हाई स्पीड वंदे भारत ट्रेनें शुरू की जाएंगी इनको नाम दिया गया है वंदे भारत 2। वंदे भारत 2 ट्रेनों को इनका परीक्षण पूरा कर लिया गया है, अब जल्दी इनको बनाया जाएगा। इंटीग्रल कोच फैक्ट्री जो चेन्नई के अंदर है उसी के द्वारा इसका निर्माण किया जाएगा। वंदे भारत 2 की अगर हम खासियत की बात करें तो ये मैक्सिमम इसकी जो स्पीड जा सकती है वो है 180 किलोमीटर पर आवर। अधिकतम 180 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ये ट्रेवल कर सकती है। साथ ही में ये 1 मिनट से भी कम समय में 100 किलोमीटर पर आवर की स्पीड तक जा सकती है। तो इस तरीके से जो वंदे भारत ट्रेन है उसका दूसरा संस्करण अब लॉन्च किया जाएगा। आपको बता दूं कि इस बार के बजट में अनाउंस किया गया था कि अगले 3 सालों में देश के अंदर नई पीढ़ी की 400 वंदे भारत ट्रेनें शुरू की जाएंगी। ये भी आपको ध्यान रखना है, 400 वंदे भारत ट्रेनें अगले 3 सालों के अंदर भारत में चलाई जाएंगी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने जम्मू कश्मीर के किस गुर्जर मुस्लिम को राज्यसभा के लिए नामित किया है? तो जैसा कि आप जानते हैं कि भारत की जो राज्यसभा है उसमें 12 लोगों को राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत किया जा सकता है। तो उन्हीं में से एक हाल ही में नॉमिनेट किए गए हैं बाई प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू, और इनका नाम है गुलाम अली। तो गुलाम अली जो हैं ये जम्मू कश्मीर के एक गुर्जर मुस्लिम समुदाय से बिलोंग करते हैं, और अब इनको राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राज्यसभा में नॉमिनेट किया है। नई दिल्ली में स्थित राजपथ का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है? तो भारत की राजधानी नई दिल्ली में जो राजपथ है यानी कि इंडिया गेट से लेकर के राष्ट्रपति भवन के बीच का जो मार्ग है उसी को बोला जाता है राजपथ, या अंग्रेजी में इसका ट्रांसलेशन है किंग्स वे। तो ये जो किंग्स वे नाम है ये गुलामी के दिनों की याद दिलाता है, और इसी के चलते इसका जो नाम है अब राजपथ से बदलकर कर दिया गया है कर्तव्य पथ। कर्तव्य पथ अब इसका नाम बदल दिया गया है, और भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 8 सितंबर को इसका उद्घाटन किया। सो यहाँ पर आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। कर्तव्य पथ हो गया है राजपथ का नया नाम। आपको पता होगा हर साल रिपब्लिक डे के अवसर पर यानी कि 26 जनवरी के दिन जो परेड निकाली जाती है वो राजपथ पर ही निकाली जाती है। तो अब इसका नाम चेंज हो गया है और हो गया है कर्तव्य पथ। 8 सितंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस स्थान पर नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 28 फीट ऊंची प्रतिमा का अनावरण किया है? सबसे पहले आपको बता दूं कि इस साल पराक्रम दिवस के अवसर पर, पराक्रम दिवस आपको पता है 23 जनवरी को होता है, क्योंकि इस दिन नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी की जयंती होती है, तो उसी को भारत में पराक्रम दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो इस बार 23 जनवरी 2022 को जब नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी की 125वीं जयंती थी, तो उस अवसर पर पीएम नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली में इंडिया गेट को विजिट किया था, और वहां पर इंडिया गेट के पास में इनकी एक
होलोग्राम प्रतिमा का अनावरण किया था और उन्होंने अनाउंस किया था कि इसी जगह पर नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी की स्टैचू स्थापित की जाएगी। तो अब इसी जगह पर एक्चुअल में यहाँ पर स्टैचू स्थापित कर दी गई है, जिसकी ऊंचाई है 28 फीट। इसकी ऊंचाई कितनी है? 28 फीट, और इसको ग्रेनाइट से बनाया गया है। ये दो बातें आपको ध्यान रखनी है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि नई दिल्ली। ब्रिटेन में सबसे अधिक समय तक शासन करने वाली महारानी एलिजाबेथ द्वितीय का निधन हो गया है। यह कितने वर्ष की थी? तो महारानी एलिजाबेथ द्वितीय, जो कि अभी तक ब्रिटेन की क्वीन थी, हाल ही में इनकी डेथ हो गई है 96 साल की उम्र में। सो यहाँ पर सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी। आपको बता दूं कि क्वीन एलिजाबेथ द्वितीय जो है, इनका जन्म हुआ था सन 1926 में, और फिर उसके बाद सन 1952 में ये ब्रिटेन की क्वीन बनी थी, और अभी इनके डेथ तक यानी कि 8 सितंबर 2022 तक ये ब्रिटेन की क्वीन रही। तो इस तरीके से इन्होंने 70 सालों से भी ज्यादा समय तक ब्रिटेन में शासन किया है। और आपको बता दूं कि इस दौरान इन्होंने ब्रिटेन के अंदर 15 प्राइम मिनिस्टर्स का कार्यकाल देखा है। विंस्टन चर्चिल से लेकर के लीज ट्रस, जो कि अभी हाल ही में ब्रिटेन की प्रधानमंत्री बनी है। तो इस तरीके से 15 प्रधानमंत्रियों का कार्यकाल इन्होंने देखा है 70 सालों से ज्यादा समय में। आपको यहाँ पर बता दूं कि 1926 में जब इनका जन्म हुआ था, तो आपको याद रखना है इनका जन्म कहाँ पर हुआ था? इंग्लैंड के अंदर हुआ था। ब्रिटेन का ही हिस्सा है इंग्लैंड, तो यहाँ पर इनका जन्म हुआ था। और अभी जब इनकी डेथ हुई तो इनका निधन हुआ है स्कॉटलैंड के अंदर। स्कॉटलैंड भी ब्रिटेन का ही हिस्सा है, लेकिन ये एक अलग कंट्री है। तो यहाँ पर ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ द्वितीय की हाल ही में डेथ हुई है। और एक चीज और आपको याद रखनी है कि इनका अंतिम संस्कार किया गया है 19 सितंबर के दिन, और इसमें शामिल होने के लिए भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू भी गई थी। आपको पता है द्रौपदी मुर्मू भारत की जो नई राष्ट्रपति बनी है, ये उनकी पहली विदेश यात्रा थी राष्ट्रपति के रूप में। तो इस तरीके से ये सारी चीजें आपको ध्यान रखनी है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन इसी से रिलेटेड है, इसी घटनाक्रम से, जब क्वीन एलिजाबेथ द्वितीय की डेथ हुई। तो अगला सवाल यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि 10 सितंबर को किसे औपचारिक रूप से ब्रिटेन का सम्राट अनाउंस किया गया है, यानी कि ब्रिटेन के नए सम्राट कौन बन गए हैं। तो अभी तक यहाँ की जो क्वीन थी उनका नाम था क्वीन एलिजाबेथ द्वितीय, लेकिन अब उनकी डेथ हो चुकी है। तो उनके जो बेटे हैं यानी कि चार्ल्स तृतीय अब बन चुके हैं ब्रिटेन के किंग। सो यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अब क्योंकि ब्रिटेन के किंग बन चुके हैं चार्ल्स तृतीय, तो इनकी जो वाइफ है यानी कि कैमिलिया, ये अब बन चुकी हैं क्वीन कंसर्ट ऑफ यूके। तो ये दो बातें आपको याद रखनी है। ये क्वेश्चन भी पिछले क्वेश्चन से ही संबंधित है। यहाँ पर आपको बताना है कि किंग चार्ल्स ने प्रिंस ऑफ वेल्स के रूप में किसको नामित किया है। तो अभी मैंने आपको बताया कि अब ब्रिटेन के नए किंग कौन बन चुके हैं? चार्ल्स तृतीय। तो अब चार्ल्स तृतीय जो हैं, इन्होंने इनके जो बेटे हैं विलियम आर्थर फिलिप लुइस, इनको बनाया है यहाँ का प्रिंस ऑफ वेल्स। तो प्रिंस ऑफ वेल्स के रूप में नामित किया गया है विलियम आर्थर फिलिप लुइस को। इनको शॉर्ट में विलियम बोलते हैं। तो ये अब होंगे प्रिंस ऑफ वेल्स, और इनकी जो वाइफ हैं यानी कि कैथरीन, वो होंगी प्रिंसेस ऑफ वेल्स। ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ द्वितीय की डेथ पर भारत में किस दिन एक दिवसीय राष्ट्रीय शोक मनाया गया था? तो भारत के अंदर भी एक दिन का राष्ट्रीय शोक मनाया गया है। तो कौन से दिन मनाया गया? 11 सितंबर को। 8 सितंबर को इनकी डेथ हुई थी और 11 सितंबर को भारत में राष्ट्रीय शोक रखा गया था। फिर उसके बाद 19 सितंबर को जब उनका अंतिम संस्कार किया गया था, तो उसमें भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू शामिल होने के लिए गई थी। अब इसके बाद अगला सवाल आपके सामने है, किस पूर्व भारतीय नौसेना प्रमुख को सिंगापुर की सरकार ने सराहनीय सेवा पदक प्रदान किया है? यानी कि यहाँ पर आपसे सिंपली ये पूछा जा रहा है कि भारत के वो कौन से पूर्व नौसेना प्रमुख हैं जिनको हाल ही में सिंगापुर की गवर्नमेंट ने सराहनीय सेवा पदक देकर सम्मानित किया है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये है भारत के पूर्व नौसेना प्रमुख सुनील लांबा, एडमिरल सुनील लांबा। तो इनको हाल ही में सिंगापुर की गवर्नमेंट ने सम्मानित किया है सराहनीय सेवा पदक देकर, यानी कि मेरिटोरियस सर्विस मेडल देकर इनको सम्मानित किया गया है। सो यहाँ पर सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, क्योंकि सुनील लांबा जब भारत के नौसेना प्रमुख थे तो उस दौरान भारत और सिंगापुर की जो नौसेना के बीच में जुड़ाव है वो काफी ज्यादा मजबूत हुआ था, जिसके चलते इनको ये सम्मान दिया गया है। वैसे आज के समय भारत के नौसेना प्रमुख कौन है? तो उनका नाम भी याद रखिए, एडमिरल आर हरिकुमार। एडमिरल आर हरिकुमार हैं आज के समय भारतीय नौसेना प्रमुख। बिहार में किस नदी पर भारत के सबसे लंबे रबर बांध का उद्घाटन किया गया है? तो फ्रेंड्स, हाल ही में बिहार के जो चीफ मिनिस्टर हैं यानी कि नीतीश कुमार, उन्होंने भारत के सबसे लंबे रबर डैम का उद्घाटन किया है और ये बनाया गया है बिहार के अंदर गया शहर में।
बिहार के गया शहर में फाल्गु नदी के ऊपर बनाया गया है देश का सबसे लंबा रबर डैम। अब क्योंकि ये सबसे लंबा है तो इसकी टोटल लंबाई भी आपको याद रखनी है। ये इस तरीके से टोटल 411 मीटर लंबा है, 411 मीटर, और इसकी जो चौड़ाई है वो है 3 मीटर। तो ये कहां पर बना है आपको याद रखना है, बिहार में गया शहर के अंदर फाल्गु नदी के ऊपर बनाया गया है। भारत प्रशांत आर्थिक रूपरेखा यानी कि इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क की पहली व्यक्तिगत मंत्री स्तरीय बैठक में भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया है? तो इंडो पैसिफिक रीजन में आर्थिक सहयोग को बढ़ावा देने के लिए ये जो नया इकोनॉमिक फ्रेमवर्क बनाया गया था, इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क, तो इसकी हाल ही में पहली मंत्री स्तरीय बैठक हुई है। तो सबसे पहली बात आपको ये याद रखना है कि ये मीटिंग कहाँ पर हुई। तो इसका आयोजन किया गया था अमेरिका के अंदर, अमेरिका के लॉस एंजल्स शहर में इसका आयोजन किया गया है। अब इसमें हिस्सा लेने के लिए भारत से गए थे भारत के वाणिज्य और उद्योग मंत्री यानी कि पीयूष गोयल। सो यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। आप यहाँ पर पिक्चर के अंदर देख सकते हैं, चौथे नंबर पर हैं भारत के वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल। तो इन्होंने अमेरिका के अंदर विजिट किया और इस बैठक के अंदर हिस्सा लिया। 8 और 9 सितंबर को राज्य सहकारिता मंत्रियों का 2 दिवसीय राष्ट्रीय सम्मेलन किस शहर में आयोजित किया गया है? तो देश भर के जो सहकारिता मंत्री हैं यानी कि अलग अलग राज्यों के जो सहकारिता मंत्री हैं, इसी तरीके से भारत के जो केंद्रीय सहकारिता मंत्री हैं, उनका आपस में हाल ही में राष्ट्रीय स्तर पर सम्मेलन हुआ। अब ये जो सम्मेलन हुआ है इसका आयोजन किया गया था भारत की राजधानी नई दिल्ली में। यहाँ पर आप पिक्चर के अंदर देख सकते हैं भारत के जो गृह मंत्री हैं यानी कि अमित शाह, इन्होंने इस बैठक की अध्यक्षता की और इन्होंने इसका उद्घाटन किया था। बेसिकली जो गृह मंत्री अमित शाह हैं, इनके पास एक और मंत्रालय है, सहकारिता मंत्रालय, जिसके चलते ये भारत के सहकारिता मंत्री भी हैं। तो सहकारिता मंत्रियों का जो सम्मेलन हुआ है ये कहां पर हुआ? नई दिल्ली के अंदर, और उद्घाटन किया अमित शाह ने। आपको बता दूं कि भारत के अंदर सहकारी समितियों को बढ़ावा देने के लिए नेशनल कोऑपरेशन पॉलिसी बनाई जाएगी यानी कि राष्ट्रीय सहकार नीति बनाई जाएगी, और इसका ड्राफ्ट तैयार करने के लिए सुरेश प्रभु की अध्यक्षता में एक 47 सदस्यीय कमेटी भी बनाई गई है। तो ये बात आपको याद रखनी है, काफी महत्वपूर्ण है। 9 और 10 दिसंबर को खान मंत्रियों का राष्ट्रीय सम्मेलन किस शहर के अंदर आयोजित किया गया है? तो जिस तरीके से अभी पिछले क्वेश्चन में मैंने आपको बताया सहकारिता मंत्रियों का सम्मेलन हुआ था, उसी तरीके से देश भर के खान मंत्रियों का राष्ट्रीय स्तर पर सम्मेलन हुआ और इसका आयोजन किया गया है हैदराबाद में। तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद में ये आयोजित हुआ। आप यहाँ पर देख सकते हैं भारत के जो खान मंत्री हैं यानी कि प्रहलाद जोशी, उन्होंने इस बैठक के अंदर पार्टिसिपेट किया था। भारतीय नौसेना किस देश में आयोजित होने वाले बहुराष्ट्रीय नौसेना अभ्यास काकाडू 2022 में हिस्सा लेगी? तो काकाडू 2020 नाम का एक मल्टीलेटरल नेवल एक्सरसाइज होता है। तो ये जो एक्सरसाइज है इसका आयोजन ऑस्ट्रेलिया के द्वारा किया जाता है और अभी इसका आयोजन किया जा रहा है ऑस्ट्रेलिया के डार्विन शहर में। इस बार काकाडू 2022 नाम का जो अभ्यास है ये ऑस्ट्रेलिया के डार्विन शहर में आयोजित किया जा रहा है और इसमें 14 देशों की जो नेवी है वो हिस्सा ले रही हैं, जिसमें भारत भी शामिल है, यानी कि इंडियन नेवी ने भी इसमें पार्टिसिपेट किया। तो आपसे यहाँ पर यह भी पूछा जा सकता है कि भारतीय नौसेना का कौन सा जहाज इसमें गया था? तो याद रखिए INS सतपुड़ा। INS सतपुड़ा नाम का जो भारत का जहाज है वो इसमें हिस्सा लेने के लिए गया था। 10 सितंबर को प्रख्यात पुरातत्वविद बीबी लाल का निधन हो गया है। ये किस राज्य से थे? तो भारत के मशहूर आर्कियोलॉजिस्ट रहे हैं बीबी लाल। आपने इनका नाम पिछले साल जरूर सुना होगा क्योंकि पिछले ही साल इनको देश का दूसरा सर्वोच्च नागरिक सम्मान दिया गया था, पद्म विभूषण, यानी कि बीबी लाल को 2021 के अंदर पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था और अभी हाल ही में इनकी डेथ हो गई है। ये थे उत्तर प्रदेश के झांसी से, यूपी के झांसी में इनका जन्म हुआ था और भारत का जो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया है इसके ये पूर्व महानिदेशक भी रह चुके हैं। अब ये क्वेश्चन जितना इंपॉर्टेंट है उतना कंफ्यूजिंग भी हो सकता है क्योंकि यहाँ पर आप गेस करने के चक्कर में गलत भी कर सकते हैं अगर आपको ना पता हो। यहाँ पर पूछा गया है कि 9 सितंबर को किसने प्रधानमंत्री टीबी मुक्त भारत अभियान की शुरुआत की है? तो यहाँ पर लिखा तो है प्रधानमंत्री टीबी मुक्त भारत अभियान, लेकिन इसकी शुरुआत की है भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने। एक्चुअल में जो टीबी मुक्त भारत अभियान है यानी कि भारत से टीबी को समाप्त करने के लिए जो देश में अभियान चलाया जाता है ये पहले से ही चल रहा है टीबी मुक्त भारत अभियान नाम से, लेकिन अब इसको बूस्ट देने के लिए प्रधानमंत्री टीबी मुक्त भारत अभियान शुरू कर दिया गया है और इसका भी वही लक्ष्य है यानी कि 2025 से 25 तक भारत में टीबी यानी कि ट्यूबरकुलोसिस को समाप्त करना है।
आपको यहाँ पर बताना चाहूंगा जो WHO है, विश्व स्वास्थ्य संगठन, उसने लक्ष्य रखा है कि 2030 तक पूरी दुनिया से टीबी को समाप्त करना है। लेकिन भारत का जो लक्ष्य है वो है 2025 तक के लिए, यानी कि 5 साल पहले ही भारत को इसको अचीव करना चाहता है। आपको बता दूं कि टीबी को क्षय रोग भी कहा जाता है। क्षय रोग या फिर इसका एक और नाम है तपेदिक, तपेदिक भी इसको कहा जाता है। तो कई नामों से इसको जाना जाता है। 9 सितंबर को किसने निक्षय 2.0 पोर्टल की शुरुआत की है। यहाँ पर निक्षय का मतलब है कि देश से क्षय रोग यानी कि टीबी को समाप्त करना। तो निक्षय 2.0 पोर्टल जो है ये भारत के जो टीबी के मरीज हैं जो कि आज के समय इलाज के दौर से गुजर रहे हैं, उनकी हेल्प करने के लिए, उनको सपोर्ट प्रोवाइड करने के लिए इस पोर्टल की शुरुआत की गई है। तो ये जो पोर्टल है इसको भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने शुरू किया है। अभी मैंने आपको बताया था कि इन्होंने एक अभियान शुरू किया है, प्रधानमंत्री टीबी मुक्त भारत अभियान। तो उसी दौरान इन्होंने इस पोर्टल की भी शुरुआत की, निक्षय 2.0 पोर्टल। 9 सितंबर को किसने नई दिल्ली के अंदर फिट इंडिया फ्रीडम राइडर बाइकर रैली को रवाना किया है। फिट इंडिया फ्रीडम राइडर बाइकर रैली जो है इसको शुरू किया है भारत के गृह मंत्री अमित शाह ने। अब ये जो बाइक रैली रवाना की गई है इसमें टोटल 75 बाइक्स हैं। अब इसमें जो भी लोग सवार हैं वो 75 दिनों की यात्रा पर निकले हैं, जो कि देश के 75 अलग अलग जगहों पर जाएंगे। तो ये कहाँ पर शुरू हुई थी? नई दिल्ली के अंदर। फिर ये अगले 75 दिनों तक देश के 75 स्थानों से होते हुए ये फिर से नई दिल्ली में ही वापस आ जाएगी। तो इस तरीके से हजारों किलोमीटर की डिस्टेंस ये ट्रेवल करेंगे जो यात्री गए हैं, और इस तरीके से इस फिट इंडिया फ्रीडम राइडर बाइकर रैली का आयोजन किया जाएगा। ये जो आजादी का अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है उसी के अंतर्गत इसको शुरू किया गया है। सो आंसर हो जाएगा गृह मंत्री अमित शाह। ये क्वेश्चन अपॉइंटमेंट से भी रिलेटेड है और स्पोर्ट्स के बारे में भी है। यहाँ पर आपको बताना है कि आईपीएल टीम सनराइजर्स हैदराबाद के मुख्य कोच के रूप में किसको अपॉइंट किया गया है। तो सनराइजर्स हैदराबाद जो है ये भारत के अंदर जो 10 आईपीएल टीमें हैं उन्हीं में से एक है। तो सनराइजर्स हैदराबाद ने हाल ही में अपना हेड कोच बना लिया है ब्रायन लारा को। ब्रायन लारा के बारे में आप जानते होंगे, ये वेस्ट इंडीज टीम के लिए खेलते हैं और अब ये सनराइजर्स हैदराबाद जो आईपीएल टीम है उसके मुख्य कोच बना लिए गए हैं। सो यहाँ पर सही उत्तर है ऑप्शन बी। कॉफी कंपनी स्टारबक्स ने किस भारतीय को अपना अगला मुख्य कार्यकारी अधिकारी यानी कि सीईओ नियुक्त किया है। तो स्टारबक्स जो कंपनी है ये अमेरिका के सिएटल में बेस्ड है और ये दुनिया की सबसे बड़ी कॉफी हाउस कंपनी है। तो अब इन्होंने अनाउंस किया है कि इसके जो अगले सीईओ होंगे वो भारत के व्यक्ति होंगे और इनका नाम है लक्ष्मण श्रीनिवासन। लक्ष्मण श्रीनिवासन जो कि एक भारतीय हैं, ये 1 अक्टूबर 2022 को दुनिया की सबसे बड़ी कॉफी हाउस कंपनी स्टारबक्स के सीईओ बन जाएंगे। 14 सितंबर के दिन द्वितीय अखिल भारतीय राजभाषा सम्मेलन किस शहर में आयोजित किया गया है। अखिल भारतीय राजभाषा सम्मेलन यानी कि ऑल इंडिया ऑफिशियल लैंग्वेज कॉन्फ्रेंस, ये पहले नई दिल्ली में होती थी लेकिन पिछले साल से ही इसको नई दिल्ली के बाहर आयोजित किया जा रहा है। तो पिछली बार ये वाराणसी में हुई थी, इस बार इसका आयोजन किया गया है गुजरात के सूरत शहर में। गुजरात के सूरत में हुआ है अखिल भारतीय राजभाषा सम्मेलन। और ये जो सम्मेलन है ये 14 सितंबर यानी कि हिंदी दिवस के अवसर पर आयोजित किया गया था। भारत के जो गृह मंत्री अमित शाह हैं उन्होंने भी इस बैठक के अंदर हिस्सा लिया था। यहाँ पर डे की बात हुई है तो इसी के साथ देखते हैं सितंबर के सेकेंड वीक के अंदर कौन कौन से इंपॉर्टेंट डेज एंड थीम्स हैं जो कि आपको याद रखने हैं। तो देखिए सबसे पहले है अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस यानी कि इंटरनेशनल लिटरेसी डे। ये कब मनाया जाता है? ये काफी महत्वपूर्ण है और ये मनाया जाता है 8 सितंबर के दिन। इस बार इंटरनेशनल लिटरेसी डे की थीम भी रखी गई है जो कि यहाँ पर आप देख सकते हैं, ट्रांसफार्मिंग लिटरेसी लर्निंग स्पेसेस। ट्रांसफार्मिंग लिटरेसी लर्निंग स्पेसेस। इसके बाद देखिए 8 सितंबर को ही मनाया जाता है विश्व फिजियोथेरेपी दिवस, यानी कि लोगों को फिट रखने में फिजियोथेरेपी का जो महत्वपूर्ण योगदान है उसके बारे में अवेयरनेस फैलाने के लिए मनाया जाता है हर साल 8 सितंबर को। फिर इसके बाद होता है शिक्षा को हमलों से बचाने के लिए अंतरराष्ट्रीय दिवस यानी कि इंटरनेशनल डे टू प्रोटेक्ट एजुकेशन फ्रॉम अटैक, यानी कि युद्ध के समय पर स्कूलों को निशाना न बनाया जाए ताकि शिक्षा को नुकसान न हो, इसीलिए मनाया जाता है शिक्षा को हमलों से बचाने के लिए अंतरराष्ट्रीय दिवस। और ये यूनाइटेड नेशन के द्वारा सेलिब्रेट किया जाता है हर साल 9 सितंबर के दिन। इस बार का विषय है एजुकेशन अंडर अटैक। फिर इसके बाद अगला है विश्व प्राथमिक उपचार दिवस यानी कि वर्ल्ड फर्स्ट एड डे। तो जब भी किसी को चोट लगती है कहीं पर तो जो प्राथमिक उपचार किया जाता है उसी को बोला जाता है अंग्रेजी में फर्स्ट एड।
तो इसके बारे में अवेयरनेस फैलाने के लिए यह दिन होता है। और ये फिक्स नहीं होता है, हर साल जो सितंबर महीने का दूसरा शनिवार होता है उसी दिन ये मनाया जाता है। इस बार पड़ा है 10 सितंबर को। 10 सितंबर को ही मनाया जाता है विश्व आत्महत्या रोकथाम दिवस, यानी कि वर्ल्ड सुसाइड प्रिवेंशन डे। तो आत्महत्या रोकने के लिए ये दिवस होता है। इसकी इस बार थीम है क्रिएटिंग होप थ्रू एक्शन। 2021 में भी इसकी यही थीम थी, इस बार भी यही है और 2023 में भी इसकी यही थीम रहेगी। तो 3 सालों के लिए इस थीम को चुना गया है, क्रिएटिंग होप थ्रू एक्शन, यानी कि कार्रवाई के जरिए लोगों में आशा पैदा करें ताकि वो सुसाइड करने के बारे में ना सोचें, आत्महत्या का ख्याल ना लाएं। फिर इसके बाद आखिरी है हिंदी दिवस। हिंदी दिवस मनाया जाता है हर साल 14 सितंबर को। तो इस तरीके से इस वीक के सारे इंपॉर्टेंट डेज एंड थीम्स हम लोगों ने यहाँ पर देख लिए हैं। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। हाल ही में किस देश ने 7वीं सैफ अंडर 17 फुटबॉल चैंपियनशिप 2022 जीत ली है? अब सैफ का मतलब होता है साउथ एशियन फुटबॉल फेडरेशन, यानी कि दक्षिण एशिया में जो देश हैं उनके बीच में फुटबॉल को आयोजित करने वाली ये संस्था है। तो हाल ही में अंडर 17 लेवल पर फुटबॉल चैंपियनशिप का आयोजन किया गया और यहाँ पर इंटरेस्टिंग बात यह थी कि भारत ने इसको जीत लिया है। भारत ने चौथी बार इसको जीता है, यानी कि अब तक ये 7 बार हुई है, 7 में से 4 बार इसको भारत ने ही जीता है। तो अगर आपसे पूछें कि इस बार भारत ने किसको हराया, तो भारत ने इस बार हराया है नेपाल को। सो इस क्वेश्चन का हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। यहाँ पर एक क्वेश्चन आपसे और पूछा जा सकता है कि इसका आयोजन कहाँ पर हुआ है। यहाँ पर आप देख भी सकते हैं श्रीलंका 2020 लिखा हुआ है, यानी कि श्रीलंका के कोलंबो शहर में इसका आयोजन किया गया है। गुजरात सरकार ने राज्य में सेमीकंडक्टर और डिस्प्ले फैब विनिर्माण इकाई की स्थापना के लिए किसके साथ में समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? तो राज्य के अंदर, यानी कि गुजरात की यहाँ पर बात हो रही है, तो गुजरात के अंदर सेमीकंडक्टर को बढ़ावा देने के लिए और डिस्प्ले मैन्युफैक्चरिंग यूनिट स्थापित करने के लिए हाल ही में एक कंपनी के साथ में समझौता हुआ है। ये कंपनी है वेदांता फॉक्सकॉन ग्रुप। फॉक्सकॉन वैसे ताइवान की कंपनी है, तो इसने इसी साल भारत की वेदांता के साथ में मिल करके ये ज्वाइंट वेंचर लॉन्च किया था। और अब यही जो कंपनी है ये गुजरात के अंदर सेमीकंडक्टर और डिस्प्ले फैब विनिर्माण इकाई की स्थापना में हेल्प करेगा। इसके लिए ये जो ग्रुप है ये 1.54 लाख करोड़ रुपए का इन्वेस्ट करेगा गुजरात के अंदर। संसद टीवी का नया मुख्य कार्यकारी अधिकारी यानी कि सीईओ किसको बनाया गया है? आपको पता होगा पिछले साल राज्यसभा टीवी और लोकसभा टीवी को आपस में मर्ज कर दिया गया था और उसकी जगह पर बनाया गया था संसद टीवी। और साथ ही में इसके जो पहले सीईओ बने थे उनका नाम था रवि कपूर, लेकिन अब रवि कपूर रिटायर हो चुके हैं। अब इनकी जगह पर संसद टीवी का नया सीईओ बना दिया गया है उत्पल कुमार सिंह को। तो उत्पल कुमार सिंह बन गए हैं संसद टीवी के नए सीईओ। केंद्र सरकार ने दिल्ली नगर निगम में वार्डों की अधिकतम संख्या कितनी निर्धारित की है? यानी कि आपको बताना है कि जो दिल्ली नगर निगम है उसमें अधिकतम कितने वार्ड्स हो सकते हैं। तो देखिए इस साल संसद ने एक बिल पारित किया था और इसका नाम था द दिल्ली म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन अमेंडमेंट बिल 2022। इसमें 2 मेन चीजें की गई थी। एक तो ये कि जो दिल्ली में पहले 3 नगर निगम थे तो तीनों को अब मर्ज कर दिया गया है, यानी कि एक ही नगर निगम बना दिया गया है अब जिसका नाम है दिल्ली नगर निगम। पहले एक था साउथ दिल्ली नगर निगम, इसी तरीके से था नॉर्थ दिल्ली म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन और एक था ईस्ट दिल्ली म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन। लेकिन इस बिल के जरिए इन तीनों को आपस में मर्ज कर दिया गया और एक ही बना दिया गया म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन ऑफ दिल्ली। तो एक तो ये चीज हुई और दूसरा ये हुआ कि यहाँ पर वार्डों की जो संख्या थी पहले वो थी 272, अब इसको घटाकर कर दिया गया है 250। तो यही क्वेश्चन में पूछा गया था। सो यहाँ पर आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। फिर इसके बाद अगला सवाल आपके सामने है 10 सितंबर को किसने गुजरात के अहमदाबाद में केंद्र राज्य विज्ञान सम्मेलन का उद्घाटन किया है? तो सेंटर स्टेट साइंस कॉन्क्लेव का हाल ही में आयोजन किया गया था। तो पहली बात आपको याद रखनी है कि ये कहां पर हुआ, गुजरात के अहमदाबाद में। अब इसका जो उद्घाटन है ये खुद भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया है। सो यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। भारत के मुख्य न्यायाधीश के रूप में सबसे छोटा कार्यकाल किसका था जिनका हाल ही में निधन हो गया है? तो भारत के सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के रूप में सबसे छोटा कार्यकाल रहा है कमल नारायण सिंह का। कमल नारायण सिंह जिनको आप यहाँ पर देख पा रहे हैं ये भारत के 22वें नंबर के मुख्य न्यायाधीश थे और ये सिर्फ 17 दिनों तक ही भारत के सुप्रीम कोर्ट के रूप में इन्होंने अपनी सेवा दी थी। तो इस तरीके से इनका कार्यकाल सबसे छोटा था, हाल ही में इन्हीं की डेथ हो गई है। सो यहाँ पर सही उत्तर है ऑप्शन बी। और एक बात आपको याद रखनी है,
अभी के समय भारत के जो मुख्य न्यायाधीश हैं वो भारत के 49th चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं और उनका नाम है जस्टिस यू ललित। जस्टिस यू ललित जो है आज के समय भारत के मुख्य न्यायाधीश हैं। कृष्णन शंकर सुब्रमण्यम को किस बैंक का एमडी और सीईओ अपॉइंट किया गया है? तो कृष्णन शंकर सुब्रमण्यम जो है ये हाल ही में एक प्राइवेट बैंक के एमडी और सीईओ बने हैं और इस बैंक का नाम है तमिलनाडु मर्केंटाइल बैंक, या फिर इसी को शॉर्ट में बोलते हैं टीएमबी। ये जो बैंक है ये तमिलनाडु के तूतीकोरिन में स्थित है और ये भारत का एक प्राइवेट बैंक है। सो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। तो तमिलनाडु मर्केंटाइल बैंक के नए एमडी और सीईओ बन गए हैं कृष्णन शंकर सुब्रमण्यम। भारतीय मूल के किस व्यक्ति को ब्रिटेन का नया गृह मंत्री बना दिया गया है? तो ब्रिटेन के अंदर वहां की जो गृह मंत्री बनी है वो एक भारतीय मूल की महिला है और इनका नाम है सुएला ब्रेवरमैन। सुएला ब्रेवरमैन, आपको पता होगा हाल ही में ब्रिटेन के अंदर नई प्रधानमंत्री बनी है जिनका नाम है लीज ट्रस। तो लीज ट्रस की कैबिनेट में सुएला ब्रेवरमैन को भी शामिल किया गया है और इनको यहाँ पर गृह मंत्री बनाया गया है। आपको यहाँ पर बता दूं कि इससे पहले इस पद पर भारतीय मूल की ही महिला थी जिनका नाम था प्रीति पटेल। तो अब उन्हीं की जगह नई व्यक्ति को बनाया गया है जिनका नाम है सुएला ब्रेवरमैन। भारत ने किस देश के साथ मिलकर के काउंटर रैंसमवेयर अभ्यास 26 देशों के लिए आयोजित किया है? तो हाल ही में भारत का जो नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल सेक्रेटरीट है और ब्रिटेन की गवर्नमेंट, तो इन दोनों ने मिलकर के एक रैंसमवेयर अभ्यास किया था और इसमें हेल्प की थी ब्रिटेन की एक संस्था ने जिसका नाम है BAE सिस्टम्स। तो भारत का नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल सेक्रेटरीट और ब्रिटेन की सरकार ने आपस में मिलकर के BAE सिस्टम्स के सहयोग से हाल ही में एक रैंसमवेयर अभ्यास किया था 26 देशों के लिए, जिसका मेन मकसद था कि अगर इन देशों के संगठनों पर रैंसमवेयर अटैक होता है तो उससे किस तरीके से निपटना है, यह अभ्यास हाल ही में किया गया है। तो इसमें भारत की हेल्प की है ब्रिटेन ने। सो यहाँ पर आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। किस राज्य की सरकार ने इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना शुरू की है? तो जिस तरीके से आपको पता होगा भारत में ग्रामीण क्षेत्रों के जो गरीब हैं उनको 100 दिन का काम दिया जाता है मनरेगा योजना के अंतर्गत, MG नरेगा, जिसका मतलब होता है महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट। तो इसमें ग्रामीण क्षेत्रों के गरीबों को 100 दिन का काम दिया जाता है साल में। इसी तरीके से शहरी क्षेत्रों में जो गरीब रहते हैं उनके लिए राजस्थान की सरकार ने योजना शुरू की है जिसका नाम है इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना। तो इसके जरिए जो शहरी क्षेत्र में गरीब हैं उनको 100 दिन का काम दिया जाता है। तो यहाँ पर सही उत्तर है राजस्थान। राजस्थान में अभी के समय कांग्रेस की सरकार है और यहाँ के मुख्यमंत्री हैं अशोक गहलोत। किस राज्य की सरकार ने छात्राओं के लिए पुदुमई पेन योजना शुरू की है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी यानी कि तमिलनाडु। तमिलनाडु के चीफ मिनिस्टर जो हैं यानी कि MK स्टालिन, इन्होंने हाल ही में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की उपस्थिति में एक योजना शुरू की है वहां की छात्राओं के लिए जिसका नाम है पुदुमई पेन योजना। इस योजना के अंतर्गत वहां की जो छात्राएं हैं उनको ग्रेजुएशन करने के लिए, डिप्लोमा करने के लिए, इन सब के लिए उनकी मदद की जाएगी। उनके खातों में 1000 रुपए हर महीने दिए जाएंगे। तो इस तरीके से है पुदुमई पेन योजना जिसको शुरू किया है तमिलनाडु की सरकार ने। संयुक्त राष्ट्र महासचिव यानी कि एंटोनियो गुटेरस ने अफगानिस्तान के लिए किसको अपना नया विशेष दूत नियुक्त किया है? यानी कि यहाँ पर आपको बताना है यूनाइटेड नेशन के जो महासचिव हैं एंटोनियो गुटेरस, उन्होंने अपना स्पेशल एनवॉय अफगानिस्तान में किसको अपॉइंट किया है? तो ये जो महिला है इनका नाम है रोजा ओटुनबायेव और ये किर्गिस्तान की पूर्व राष्ट्रपति है। जो किर्गिस्तान मध्य एशिया का देश है वहां की ये पहली महिला राष्ट्रपति थी। हाल ही में इनको यूनाइटेड नेशन के जो महासचिव एंटोनियो गुटेरस हैं उन्होंने अफगानिस्तान के लिए अपना स्पेशल एनवॉय अपॉइंट किया है। तो सही उत्तर हो जाएगा रोजा ओटुनबायेव यानी कि ऑप्शन डी। भारत G20 लीडर समिट 2023 की मेजबानी किस शहर में करेगा? जैसा कि आप जानते हैं G20 का 2022 में जो मेजबान है वो कंट्री है इंडोनेशिया। इंडोनेशिया 2022 के लिए G20 का मेजबान है और इसके बाद 1 दिसंबर 2022 को G20 की अध्यक्षता भारत के पास आ जाएगी। फिर उसके बाद अगले 1 साल तक यानी कि 30 नवंबर 2023 तक इसकी अध्यक्षता भारत के पास होगी। तो तकरीबन 200 से भी ज्यादा मीटिंग्स आप देखेंगे नेक्स्ट ईयर भारत के अंदर आयोजित की जाएंगी G20 की।
लेकिन जो लीडर्स का सम्मेलन होगा जहां पर G20 के सारे लीडर्स आएंगे वो नेक्स्ट ईयर नवंबर महीने में होगी और उसका आयोजन किया जाएगा नई दिल्ली में। और उसी के बारे में यहाँ पर क्वेश्चन में पूछा गया है कि G20 लीडर समिट 2023 कहां पर होगी। आंसर हो जाएगा नई दिल्ली में। अगला सवाल यहाँ पर पूछा गया है कि भारत अपने किस पड़ोसी देश को G20 सम्मेलन की अध्यक्षता के दौरान अतिथि देश के रूप में आमंत्रित करेगा। तो जैसा कि अभी मैंने आपको बताया कि 2023 में G20 का अध्यक्ष होगा भारत। तो भारत की अध्यक्षता में जो G20 की मीटिंग होगी नेक्स्ट ईयर, तो उसमें भारत ने गेस्ट कंट्री के रूप में टोटल 9 कंट्रीज को बुलाने का फैसला किया है। यानी कि G20 के जो लीडर्स हैं वो तो यहाँ पर शामिल होंगे ही, बाकी 9 देशों को भारत ने इनवाइट करने का फैसला किया है। यह G20 की एक परंपरा है कि गेस्ट कंट्रीज को इनवाइट किया जाता है। तो भारत ने 9 देशों को इनवाइट करने का फैसला किया है। ये 9 देश आपके सामने हैं। बांग्लादेश, इजिप्ट यानी कि मिस्र, मॉरिशस, नीदरलैंड्स, इसके अलावा नाइजीरिया, ओमान, सिंगापुर, स्पेन और यूएई। तो इन देशों को भारत इनवाइट करेगा। यहाँ पर आप देखिए बांग्लादेश को भी यहाँ पर इनवाइट किया जा रहा है जो कि भारत का एक पड़ोसी देश है। तो इस तरीके से हमारे इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि बांग्लादेश। किस फार्मूला वन ड्राइवर ने इटालियन ग्रैंड प्रिक्स 2022 जीत ली है। इटालियन ग्रैंड प्रिक्स 2022 ये इस साल की 16वीं फार्मूला वन रेस थी और इसको जीत लिया है मैक्स वर्स्तापन ने। तो मैक्स वर्स्तापन ने ही इस साल की सबसे ज्यादा रेस जीती हैं। कुल 16 रेस हुई हैं और इसमें से 11 रेस मैक्स वर्स्तापन ने ही जीती हैं। मैक्स वर्स्तापन जो है ये नीदरलैंड के फार्मूला वन ड्राइवर हैं और ये रेड बुल होंडा के लिए ड्राइव करते हैं। यानी कि जिस कंपनी की कार की कंपनी के लिए ड्राइव करते हैं वो है रेड बुल। आप यहाँ पर देख सकते हैं इन्होंने इस साल सबसे ज्यादा रेस जीती हैं, टोटल 11, और उन सभी को मैंने यहाँ पर 1 बाय 1 लिख दिया है। सबसे लेटेस्ट इन्होंने जीता है इटालियन ग्रैंड प्रिक्स। इसी तरीके से जो अन्य विजेता हैं उनके नाम भी यहाँ पर आप देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अपॉइंटमेंट के बारे में है। यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि सीबी जॉर्ज को किस देश में भारत का राजदूत नियुक्त कर दिया गया है। तो सीबी जॉर्ज जिनको आप यहाँ पर देख पा रहे हैं ये इससे पहले तक जो कुवैत कंट्री है वहां पर भारत के राजदूत थे, लेकिन अब इनको कुवैत से शिफ्ट कर दिया गया है जापान में। यानी कि अब ये जापान में भारत के राजदूत होंगे। सो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। जापान की राजधानी है टोक्यो और यहाँ की करेंसी है येन। जापान के जो वर्तमान प्रधानमंत्री हैं यानी कि प्राइम मिनिस्टर, उनका नाम है फूमियो किशिदा। दोस्तों आपको बता दूं कि इसी तरीके से जापान के एक पूर्व प्रधानमंत्री थे जिनका नाम था शिंजो आबे, और उनके कार्यकाल के दौरान भारत और जापान के संबंध काफी मजबूत हुए थे। लेकिन इसी साल शिंजो आबे की गोली मार करके हत्या कर दी गई थी। इसके अलावा जापान और भी कारणों से न्यूज में था, क्योंकि भारत और जापान के बीच में हाल ही में एक नौसेना अभ्यास हुआ है जो कि इसी वीडियो के अंदर मैंने आपको बताया। जीमैक्स 2022 नाम का अभ्यास हुआ है भारत और जापान की नौसेना के बीच। साथ ही भारत और जापान के बीच में हाल ही में 2+2 डायलॉग भी हुई है। इसके बारे में भी इसी वीडियो के अंदर मैंने आपको बताया था। ये कहां पर हुई? टोक्यो के अंदर, जिसमें भारत के रक्षा मंत्री और विदेश मंत्री शामिल हुए थे। न्यूजीलैंड में भारत के उच्चायुक्त के रूप में किसको अपॉइंट कर दिया गया है? तो न्यूजीलैंड कंट्री के अंदर भारत की नई हाई कमिश्नर एक महिला को बनाया गया है और इनका नाम है नीता भूषण। तो नीता भूषण होंगी न्यूजीलैंड कंट्री के अंदर भारत की नई उच्चायुक्त। सो फ्रेंड्स, ये था आज का लास्ट क्वेश्चन। आई होप आपने इस वीडियो को ध्यान से देखा होगा। यहाँ पर हम लोगों ने सितंबर के 2nd वीक से 52 सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन को कवर किया है जो कि आपके आगामी परीक्षाओं के अंदर पूछे जा सकते हैं। अब यहाँ पर इसी वीडियो पर आधारित यहाँ पर मैंने 2 क्वेश्चन पूछे आपसे, जिसका राइट आंसर आपको कमेंट बॉक्स में लिख करके बताना है। पहला क्वेश्चन है, भारत की G20 समूह की अध्यक्षता किस दिन से शुरू होगी? इसका आंसर आपको केयरफुली करना है। G20 समूह की जो अध्यक्षता है ये भारत को किस दिन मिलेगी ये आपको बताना है। और दूसरा सवाल है कि 12 सितंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किस स्थान पर विश्व डेयरी सम्मेलन का उद्घाटन किया? इस बार जो वर्ल्ड डेयरी समिट हुआ है इसका उद्घाटन पीएम नरेंद्र मोदी ने कहां पर किया? तो इन दोनों क्वेश्चन का आंसर आपको बताना है। और इस तरीके से हम लोगों ने आज की इस वीडियो के अंदर सितंबर के 2nd वीक की सभी महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स को कवर कर लिया है। इसी तरीके से हम लोग आगे की वीडियो में मिलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।